पीरियोडिसिटी का बेटा हमारा पास हमारा चैप्टर चल रहा था और इसमें अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का आपसे एक तस्करा करना था। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज मेड बाय अल राजी। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज मेड बाय अल राजी, और ये अल राजी ने की थी। अल राजी ने चीज़ों को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। इन्होंने कहा था या तो चीज़ें लिविंग होती हैं या फिर चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं। और ये सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन थी तमाम चीज़ों की। इस दुनिया में अब तक जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, उन तमाम चीज़ों में सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ये अलराजी की थी, और ये आज तक वैलिड भी है। मैं तो आज तक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के अलावा कोई और दूसरी चीज़ जान नहीं पाया। क्या अगर किसी को पता चले तो फिर मुझे भी बताइएगा। इसके बाद अलराजी के बाद दूसरी जो अर्लीस्ट मतलब एक पहली क्लासिफिकेशन हुई है, जो जो सिंपलेस्ट मैनर में कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि इसके बाद जो भी क्लासिफिकेशन है ना, डब्राइनर की है, न्यूलैंड की है, या लथरमेयर है, या मेंडलीव है, तो इन तमाम क्लासिफिकेशन को हम सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते। क्योंकि सिंपलेस्ट का हमारे पास यहाँ पर जो मतलब आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर चीजें दो तीन हिस्सों में इन्होंने डिवाइड की, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, बाकी जितने भी इससे हैं मतलब क्लासिफिकेशंस हैं, उन सब में जब डिवीजन हुआ है तो वो बड़ा डिवीजन हुआ है, ठीक है ना, चीजों का। तो लेवाइजे साहब ने कहा कि दुनिया में दो ही तरह की चीजें पाई जाती हैं, या तो चीजें मेटल होती हैं या फिर चीजें नॉन मेटल होती हैं। लेकिन लेवाइजे साहब थोड़ा सा गलत साबित हो गए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ एक और तरह की चीज डिस्कवर हुई जिसका नाम था मेटलॉइड। और मेटलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हों। सब्सटेंस which have characteristics of both। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर दोनों चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो, उसे कहते हैं हम मेटलॉइड। इज दैट क्लियर? कोई सवाल अभी तक? यस सर। नो। ठीक है। सर ये कौन सी सेंचुरी की बात है? बेटा लेवाइजे ने जो भी काम किया है वो 1770 से लेकर 1795 के बीच तक किया है। तो एग्जैक्ट ईयर तो मैं नहीं बता सकता लेवाइजे का, लेकिन लेवाइजे का काम इसी ईयर में ज्यादातर, जितना भी पब्लिश्ड काम है ना लेवाइजे का, वो इन्हीं सालों के बीच में है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, या ऑक्सीजन की 1/5 डिस्कवरी है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी इन्हीं 25 सालों के बीच में। और अलराजी का यार मेरे ख्याल से शायद सातवीं नहीं, 700 AD या 800 AD में मिलता है अलराजी का जो भी काम मिलता है। ठीक है। वैसे ओके। एयर के हवाले से आपसे क्वेश्चन होना जरा मुश्किल है कि एयर के हवाले से क्वेश्चन हो। अच्छा, अब हम मूव करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा, लुदरमेयर्स क्लासिफिकेशन। लुदरमेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन 1869 में दी थी और मेंडलीव से पहले दी थी। अच्छा, लुदरमेयर ने कोई हार्ड एंड फास्ट रिसर्च नहीं की है। लुदरमेयर ने सिर्फ और सिर्फ जो डाटा अवेलेबल था उस पर काम किया, और तकरीबन 56 एलिमेंट्स को इसने अपने पास क्लासिफाई किया है। मतलब अब तक जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया, चाहे वो डॉबराइनर हो या न्यूलैंड हो, इन लोगों के काम से बहुत ज्यादा बड़ा काम है इसका। ठीक है। अच्छा, अब इसके अगर ग्राफ की हम बात करें, तो इसने ग्राफ प्लॉट किया है दो चीजों के दरमियान। चीजों का एटॉमिक वॉल्यूम, जो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम, और चीजों के एटॉमिक मास के हवाले से इसने एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है। अच्छा, ग्राफ जो इसने प्लॉट किया, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम आपके सामने रखी हुई है, ये आपको नजर भी आ रही होगी। अच्छा, इसमें कुछ इस तरीके का आप सीक्वेंस समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिथियम से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिथियम एक एलिमेंट है, इसकी इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो डाटा हासिल किए लिथियम के। एक उसका एटॉमिक मास,
और एक उसका एटॉमिक वॉल्यूम। अब मान लिथियम का एटॉमिक मास हम सबको पता है 7 होता है, मान लेते हैं कि इसका जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो लेट्स से 14 है, ठीक है। फिर लिथियम के बाद आया बेरिलियम। अब बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9, हम मान लेते हैं कि इसका जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो 8 है। फिर बेरिलियम के बाद आया बोरॉन, इसका मास होता है 11, हम मान लेते हैं इसका जो एटॉमिक मास है वो 6 है। फिर आया कार्बन कि भाई इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, हम मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो 4 है। अच्छा अब देखो, ये तो 4 एलिमेंट्स की मैंने कंसिडरेशन बताई है, होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद क्या किया इन्होंने, इन एलिमेंट्स की ना वैल्यूज के हवाले से पॉइंट बनाए। 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, एक 7 आया, एक 14 आया। इसके भी 2 पॉइंट्स आए, 9 8, इसके भी 2 पॉइंट्स आ गए, 11 और 16, इसके भी 2 पॉइंट्स आ गए, 12 और 4, ठीक है। अच्छा अब इन दो दो पॉइंट्स के हवाले से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया। इंजीनियरिंग वालों को ये बड़ी कोई आसान बात लग रही होगी, क्योंकि आप लोगों को ग्राफ के प्लॉट करना, पॉइंट्स को, 2 पॉइंट्स को निकालना आप लोगों को इल्म होगा। मेडिकल वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है शायद, तो हम देख लेते हैं। देखो करना बहुत सिंपल सा काम है। क्या, देखो लिथियम के मास की वैल्यू क्या बताई जा रही है, 7, मान लेते हैं 7 यहाँ कहीं है, ठीक है। और वॉल्यूम की वैल्यू बताई जा रही है 14, मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम यहाँ कहीं है 14। अब आपने क्या करना है, आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से लिथियम से, मतलब लिथियम के मास से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस से। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होंगी, इस पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर लें। ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होंगी, ये पॉइंट लिथियम का पॉइंट हो गया। सेम इसी तरीके से इन्होंने दूसरा एलिमेंट लिया बेरिलियम। बेरिलियम के साथ भी जब इन्होंने ये काम किया तो इनको बेरिलियम का भी एक पॉइंट मिला। सेम इसी तरीके से बोरॉन का भी एक पॉइंट मिला और कार्बन का भी एक पॉइंट मिला। अब इनको सारे एलिमेंट्स का एक एक पॉइंट मिल गया। ये तो हमने सिर्फ 4 की बात की है, इन्होंने सारे एलिमेंट्स के इस तरीके से पॉइंट बना लिए। पॉइंट बनाने के बाद क्या किया इन्होंने, इन पॉइंट्स को जस्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया। फ्री हैंड कर्व की मदद से इन तमाम पॉइंट्स को इन्होंने आपस में ज्वाइन किया। ये ज्वाइन करते चले गए, इनके पास एक इस तरह की ग्राफ की शक्ल आ गई जो अभी आप लोग के सामने। अब इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, तो कंक्लूजन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कंक्लूजन निकाला, ईच एलिमेंट acquiring same position on each peak has similar properties। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और यही इस पूरी क्लासिफिकेशन का कंक्लूजन है। इन्होंने कहा हर वो एलिमेंट जो किसी पर्टिकुलर पीक पर आ रहा हो, जैसे देखो अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर ये एक पीक है लिथियम, फिर एक पीक आ गई सोडियम, इसी तरीके से सोडियम के बाद अगली पीक है पोटेशियम, फिर रुबीडियम, और फिर इसी के अगर आगे मामला को लेकर जाएंगे तो और पीक्स बनेंगी, आगे सीजियम और फ्रेंशियम भी आएगा। तो हमें हाईलाइट करने वाली बात क्या है, हमारे पास सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और रुबीडियम, आगे सीजियम और फ्रेंशियम भी है, ठीक है। तो अब ये 6 के 6 एलिमेंट्स ग्राफ पर एक सिमिलर पोजीशन पर आ रहे हैं, यानी कि पीक की टॉप पर। जैसे ये एक पीक है तो इस पीक की जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो ये है, इस टॉप पोजीशन के ऊपर एलिमेंट होगा एक, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से एक और पीक है, इसकी टॉप पोजीशन पर भी एक एलिमेंट है। तो ये दो जो एलिमेंट सर कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही होगी, ठीक है बेटा।
सर लिथियम तो पीक पे नहीं आ रहा। बेटा लिथियम पीक पे इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि इसके पीछे जो दो एलिमेंट्स हैं वो दोनों गैसेस हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, ये दोनों नहीं है। बाकी तो सारे सॉलिड्स है ना, आपको पता है गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड का। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब पीक पे जो सेकंड पोजीशन होगी, इस पीक पे और इस पीक पे और इसके आगे भी जितनी पीक पर सेकंड पोजीशन होगी वो सारे एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक मैच करेगी। इस पीक पे जो थर्ड पोजीशन होगी, इस पीक पे जो थर्ड पोजीशन होगी और आगे वाली पीक्स पर भी जो थर्ड पोजीशन होगी वो सारे के सारे एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही होगी। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। अब इनकी क्लासिफिकेशन फेल कैसे और कहाँ होती है इसको समझना है। बेटा ये जो हिस्सा देख रहे हो ना पीरियोडिक टेबल का, इनकी क्लासिफिकेशन में सारा मसला यहाँ पर है। अब यहाँ गौर करो कि बाकी टेबल के मुकाबले में यहाँ पर पीक पे कुछ एलिमेंट्स तो सही है, जैसे गैलियम अपनी जगह सही आया हुआ है। ठीक है, गैलियम अपनी जगह सही है, ये जर्मेनियम भी अपनी जगह सही है। लेकिन ये जो है ना टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एक तरतीब में नहीं है। ये एक खास तरतीब में नहीं आ रहे, मतलब इनका मास तो बढ़ रहा है लेकिन इनका वॉल्यूम अजीब तरीके से शिफ्ट हो रहा है। यहाँ देखो जरा भाई, देखो हमने क्या देखा कि हम जैसे जैसे ग्राफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। हमने ये चीज देखी। जैसे यहाँ देखो, लिथियम के बाद 14, 8, 6, 4 तक आया तो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब देखो अचानक मैंगनीज के बाद आयरन का वॉल्यूम ज्यादा कैसे हो गया? यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। ये है एक प्रॉब्लम। यहाँ देखो, क्योंकि ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आया है। अगर ग्राफ में इस तरीके से ऊपर आया तो इसका मतलब पीछे वाली वैल्यू कम थी वाई एक्सिस के हिसाब से, और आगे वाली वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू वाई एक्सिस के हिसाब से ज्यादा है। तो ये बात तो कुछ मुमकिन में नजर नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रही। ये बात समझ में आ रही है मेरी बात, ये वाली जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है? सर तो वो तो पहले भी तो हो रहा है, आर्गन जो है वो नीचे है और पोटेशियम ऊपर है। आर्गन नीचे है, पोटेशियम ऊपर है, तो यहाँ पे भी तो अप डाउन चल ही रहा है। बेटा ये आर्गन जो नीचे है अगर देखो तो क्या है सीक्वेंस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप हमारे पास 1 है। और हीलियम ऊपर होता है, फिर नियॉन होता है, फिर आर्गन होता है। तो इसलिए वॉल्यूम कम है ना, क्योंकि पोटेशियम में 3 शेल्स हैं, सॉरी 4 शेल्स हैं, और आर्गन में 3 शेल्स हैं, तो यहाँ वॉल्यूम तो डेफिनेटली कम होगा ना। आर्गन पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है और जो पोटेशियम है वो पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है बेटा। और सर ये इससे पहले जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो हैं ये भी अप डाउन हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी एक इशू आ रहा है। अगर इसको भी पॉइंट आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया है। यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम आ गया, चलो ठीक है। यानी कि अब इसके आगे जाएंगे तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, चलो ठीक है, ऑक्सीजन में कम हो गया, सही है। फ्लोरीन में फिर बढ़ गया। उसी तौर पे फ्लोरीन में बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। एक इशू यहाँ पर भी आया। जहां जहां इशू आता है, आ रहा है, उसको हम रेड सर्कल से मार्क कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि भैया यहाँ यहाँ जो है ना हमारे पास इशू है। यहाँ पर एक इशू आया मेरे पास, ठीक है। एक यहाँ पर इशू नजर आ रहा है मुझे, और कहाँ कोई कोई देख पा रहा है, कोई जज कर पा रहा है जहां जहां इशू फील हो रहा हो? मेरे ख्याल से मुझे और कहीं नजर नहीं आ रहा। वैसे एक बात और भी है, आपने फ्लोरीन को मार्क किया, अच्छा आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया। मैं आप लोगों की इस आइडेंटिफिकेशन
को अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन अगर सर नियॉन दो जगह लिखा हुआ है, नियॉन कहाँ दो जगह लिख दिया भाई? एक फ्लोरीन के नीचे लिखा हुआ है और एक पहले वाली पीक पर है। बेटा ये Na है, Ne नहीं है, ये Na है, सोडियम है। नहीं सर, हाइड्रोजन के ऊपर। ये बेटा ये हीलियम है, He। अच्छा अच्छा, अगर आपने भी फ्लोरीन को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया अपने हिसाब से, आपने सही किया, लेकिन अगर फ्लोरीन के ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट्स को देखें कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब के सब एक ही पोजीशन अक्वायर कर रहे हैं ग्राफ। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम में, जिससे कह सकते हैं कि हम तजाद तो है, वॉल्यूम में यहाँ पर तजाद तो आ रहा है वैल्यू के हिसाब से, लेकिन ग्राफ पे जो पोजीशन आ रही है ना वो सिमिलर है, और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी मैच करती है। लेकिन ये जो आयरन का मसला है ना, आयरन तो प्रॉपरली एक प्रॉब्लम है, प्रॉपरली। ये बात समझ में आई जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताई है? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रुप बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? एक मिनट शारिक। अलीशा, यस सर। आपके भाई भाई शायद गुस्से में है, जरा उनको बोलिए थोड़ा ख्याल करें। कोई छोड़ के चला गया क्या? मैंने ऐसा कुछ गाना सुना वैसे। खैर, नहीं सर, इसको ऐसे ही बैठे बैठे दौरे पड़ते हैं। ओहो, चले क्या किसी दिन कैंपस से कोई गाड़ी वाड़ी निकाल के हैदराबाद चले गया, आपके भाई को भी ट्रिप करवा के ले आते। खैर, शारिक कुछ कह रहे थे आप? सर जैसे कि आपने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम का एक ग्रुप बनाया, उसके तरीके से ऑक्सीजन का कौन सा बनेगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सर यहाँ पे पीक पे तो आ ही नहीं रहा हो। क्या पीक पे नहीं आ रहा? तो बेटा देखो, हर एलिमेंट पीक पर थोड़ी आएगा। हर पीक बेसिकली क्या है, ये देखो पीक, बल्कि मैं तुम लोगों को एक काम करता हूँ। अच्छा एक काम करो, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। ले लिया? यस सर। यस सर। ये देखो, ये कल मैंने लेदरमेयर्स क्लासिफिकेशन का ग्राफ अपने हाथ से बनाया था खुद। अब यहाँ देखो, इसको अगर वहां उस ग्राफ को समझने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इस ग्राफ को समझ लो जो मैंने खुद बनाया। अब इसमें जब मैं कह रहा हूँ ना पीक पे एक पोजीशन आना, तो पीक का मतलब ये है कि ये एक पीक है, ये एक पहाड़ है पूरा, सही है। इस पहाड़ के टॉप पर जो होगा, इस पहाड़ के टॉप पर जो होगा, इस पहाड़ के टॉप पर जो होगा, हर पहाड़ के टॉप पर जो होगा ना वो एक ग्रुप का हिस्सा होगा, यानी एक प्रॉपर्टीज मैच कर रही होंगी। अब इस पहाड़ का जो सेकंड नंबर पर है, और इस पहाड़ का जो सेकंड नंबर पे है, इस पहाड़ पर जो सेकंड नंबर पे, इस पहाड़ पर जो सेकंड नंबर पे, अब जितने भी सारे सेकंड नंबर पे हैं, ये सारे के सारे एक ग्रुप का हिस्सा। फिर ये जो इस पहाड़ पे थर्ड नंबर पे, ये वाला थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये थर्ड, ये थर्ड, और यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर तो खैर थर्ड नहीं होगा, यहाँ तक थर्ड, तो ये सारे सेम प्रॉपर्टीज रख रहे होंगे। अगर वो ग्राफ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको ऐसे समझ लो, क्योंकि मैं अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स को जब लेदरमेयर क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा होता हूँ, तो उनको मैं कभी भी वो ओरिजिनल ग्राफ नहीं दिखाता, क्योंकि उसके अंदर पीक में ना कोई सिमिलैरिटी नहीं है, आगे पीछे होती है पीक बहुत ज्यादा। यानी कि जिसको ग्राफ बहुत अच्छा समझना पढ़ना आता है ना, वही थोड़ा बहुत समझ सकता है उस ग्राफ को, वरना वो समझ नहीं पाएगा। तो मैं खुद से एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया रहे। ठीक है सर, इनके टाइम पे कितने एलिमेंट्स है? बेटा, इनके टाइम पे तकरीबन 56 नोन थे जो इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में शामिल किए थे, सबके सब, जिनका इनको डाटा अवेलेबल था। मतलब एलिमेंट्स उससे कुछ ज्यादा अवेलेबल थे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स का डाटा अवेलेबल नहीं था। जैसे आज के दौर में भी अगर
पिछले 1-2-3 साल की बात करें, 3-4 साल पहले तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, अभी तक उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इनके पास 56 एलिमेंट्स का डाटा अवेलेबल था, इन्होंने सबको प्लॉट किया था। ओके सर। और कोई सवाल बेटा किसी का? तो ऐसा हो सकता है कि इससे रिलेट जो है वो एमसीक्यूज आ जाए कि बताएं कि एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा था लॉदर मायर्स की क्लासिफिकेशन के हिसाब से या किसका कम था? नहीं, ऐसा एमसीक्यू नहीं आता कि हाँ, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम लदर मेयर्स की क्लासिफिकेशन मेंशन करके नहीं आ सकता। हाँ, अगर एमसीक्यू आना है तो वो मैं अगर चाहूँ तो आपसे ये पूछ सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा होगा या गैलियम का ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम का ज्यादा होगा, गैलियम का कम होगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत इस हिसाब से तो जजमेंट करते हैं। तो वो अभी हम जब पीरियोडिक ट्रेंड पर आऊंगा मैं आप लोगों को, तो पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो समझाऊंगा मैं अलग से, तो फिर आप लोगों को मजीद चीजें क्लियर होंगी। सर एटॉमिक वॉल्यूम के सेंस में हम बेस कर रहे हैं, यानी कि कैसे हमें पता चलेगा कौन सा बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है? बेटा एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो शेल के ऊपर देखते हैं, नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर। जिसका साइज बढ़ेगा, जिस एटम का साइज बढ़ेगा उसका ऑटोमेटिकली साइज और वॉल्यूम यहाँ पर एक ही बात है। सही है। और कोई सवाल बेटा किसी का? सर इससे रिलेटेड एप्टीट्यूड में कैसा क्वेश्चन आएगा? इससे रिलेटेड लदर मेयर से रिलेटेड यस सर। बेटा एज सच कोई खास क्वेश्चंस नहीं आते एप्टीट्यूड में लदर मेयर से, ऑनेस्टली अगर बताऊं, क्योंकि ना लुदर मेयर से आता है, ना न्यूलैंड से आता है, ना डॉबरेनर से आता है। मतलब ओके सर। मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एप्टीट्यूड के किसी पास्ट पेपर में मेरी नजर से गुजरा हो। हाँ, बनाने को हम एक आध कुछ बना लेते हैं बच्चे को ऐसे ही बताने के लिए कि भाई इस तरीके से हो सकता है, लेकिन मुझे कोई पास्ट पेपर ऐसा याद नहीं पड़ रहा कि जिसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हो। ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें, जो मैंने हाथ से ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो आप इसको भी अपने पास नोटिफिकेशन में ले सकते हैं। फिर मैं आगे चलूँ। ले लिया? यस सर। ओके। अच्छा जी, तो लदर मेयर साहब के बाद अगली जो क्लासिफिकेशन है वो मेंडलीव साहब की है, और मेंडलीव साहब को तो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ घूम फिर के आ जाता है, और इससे रिलेटेड रीजंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेट करके भी आते हैं। तो हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देख रहे थे, जिसमें हमने इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात की थी कि मेंडलीव के जो टेबल है उसमें 12 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स कहते हैं, 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स कहते हैं। हमने कहा था कि एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं वो मुख्तलिफ वक्फे के बाद रिपीट होते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होती है। अच्छा, सम प्रेडिक्शंस वर मेड फॉर द एलिमेंट्स येट टू डिस्कवर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंडलीव साहब का कि कुछ एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, बट ही मेड प्रिडिक्शंस के आने वाले वक्तों में ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। इसने उनको नाम भी दिया था, इसने कहा था एका बोरॉन डिस्कवर होगा, एका सिलिकॉन डिस्कवर होगा, एका एल्यूमिनियम डिस्कवर होगा, और एका मैंगनीज डिस्कवर होगा। रशियन जबान में, क्योंकि साइंटिस्ट रशियन था, रशियन जबान में एका का मतलब होता है सिमिलर। एका का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो सिमिलर टू बोरॉन होगा, सिमिलर टू सिलिकॉन होगा, सिमिलर टू एल्यूमिनियम होगा, सिमिलर टू मैंगनीज होगा। बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, सिलिकॉन से मिलता जुलता एलिमेंट था जर्मेनियम, मैंगनीज से मिलता जुलता एलिमेंट था टेक्टेनियम, और एल्यूमिनियम से मिलता जुलता एटम था या सब्सटेंस था गैलियम। बोरॉन का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, इसका मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए थे, जिसकी जो
प्रेडिक्टेड थे बाय मेंडलीव। और इसकी सबसे बड़ी बात ये मेंडलीव की कि मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स नोन नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे और इन एलिमेंट्स की ये खुसूसियात होंगी। इसने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी प्रेडिक्शन की थी, और जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और इनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया गया तो मेंडलीव ने जो जो बातें कही थी वो सारी सही थी। ये एक बड़ा कारनामा समझता हूं मैं मेंडलीव साहब। उसके अलावा मेंडलीव साहब ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को करेक्टिफाई भी किया था जो उस वक्त तक नोन नहीं थे, मतलब नोन थे लेकिन गलत जानकारी थी, गलत एटॉमिक मासेस उनके माने या जाने जाते थे। मैं यहाँ बता देता हूँ, इसमें सरे फहरिस्त है बेरिलियम। उन दिनों बेरिलियम का मास जो है वो 13 माना जाता था, जबकि जेन्युइनली बेरिलियम का मास 9 होता है। इन्होंने एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, क्या था वो फॉर्मूला? एटॉमिक मास इज इक्वल टू वैलेंसी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट। इन्होंने इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से इस मास को करेक्ट किया था। ये फॉर्मूला एप्टीट्यूड पर्सपेक्टिव के लिए याद रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से रिलेट करके भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि वो मेंडलीव को ही रिलेट करेगा, वो आपको न्यूमेरिकल्स की सूरत में भी ये चीज़ें, मतलब इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करवा सकता है। सही है। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू वैलेंसी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो टाइट्रेशन में आपने हर टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया होगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, ना आज कोई मुश्किल बात है, ना उन दिनों कोई मुश्किल बात थी। तो इक्विवेलेंट वेट जब निकाला गया बेरिलियम का तो वो आया 4.5 और इसकी वैलेंसी थी 2, क्योंकि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है ना, तो ग्रुप 2 का मतलब इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंसी आ गई 2। जब 2 को मल्टीप्लाई किया 4.5 से तो 9 आया। तो इन्होंने कहा कि भैया बेरिलियम का मास ना 11 होता है, बेरिलियम का मास 13 नहीं होता, बल्कि बेरिलियम का मास 9 होता है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो उस वक्त तक हमें सही नहीं पता थे, इन्होंने उनका जिक्र किया, उनको इन्होंने करेक्ट किया। क्लियर है? इस सारी बातों में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। सर बेरिलियम के अलावा कोई था? बेरिलियम के अलावा मेरे ख्याल से उस वक्त उस दौर में जो एलिमेंट्स नोन थे उनमें मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है बेटा, कैल्शियम के मास का भी थोड़ा सा मसला आ रहा था जो बेरिलियम फैमिली का ही है। पोटेशियम के मास का भी थोड़ा बहुत इशू था, और सल्फर के मास का इशू था। इन 2-3 एलिमेंट्स के मासेस का इशू था, जिसमें से 2-3 को इसने करेक्ट किया था। ठीक है? यस सर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? यस सर। चले। अच्छा, अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ खामियां थी, कुछ खराबियां थी। इन खामियों और खराबियों को देख लेते हैं। आइसोटोप्स को जानते हैं आप लोग, क्या होते हैं? बेटा आइसोटोप्स। Same Yes, atoms sir. having same atomic masses but different mass numbers. गुड। सेम एटम्स बट डिफरेंट मास नंबर्स। सेम एटम्स होंगे बट मास नंबर्स अलग अलग होंगे। अब सेम एटम का मतलब ही यही है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा। सेम एटम का मतलब ही है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है? अब बात यह है, अच्छा ये बिला वजह की खुराफात है बेचारे के टेबल में। उस वक्त तक कोई भी आइसोटोप डिस्कवर ही नहीं था जब इसने टेबल दिया था। 1869 में इसने टेबल दिया था, उस वक्त तक कोई आइसोटोप नोन नहीं था, कोई एक आइसोटोप भी नोन नहीं था।
कंफर्म बुशरा आपने जो जवाब दिया है स्कैंडियम? बुशरा? ओके यस सर, कंफर्म है। ठीक है, चले भाई। एका बोरॉन का जवाब मिला कि एका बोरॉन जो एलिमेंट था वो स्कैंडियम था, ठीक है, जो बाद में डिस्कवर हुआ था। खैर, तो अच्छा, आइसोटोप 1869 में नोन ही नहीं थे, पता ही नहीं था आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स क्या होते हैं। उस वक्त तक कोई एक आइसोटोप भी नोन नहीं था। तो इस बेचारे ने गलती कोई नहीं की थी, क्योंकि अगर नोन होती चीज तो ऑब्जेक्शन जायज भी था, लेकिन उस वक्त तक नोन नहीं था जिस वक्त इसने टेबल दिया था। लेकिन आर्ग्यूमेंट फिर भी सही है कि अगर पीरियोडिक टेबल मास की बुनियाद पर बनाया गया है तो आइसोटोप्स को शरीक करना लाजमी है। भाई हाइड्रोजन एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, और आप अगर पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 1 रख रहे हो तो बाकी 2 और 3 ने कोई गुनाह किया है क्या? इन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया, उसूली तौर पे रखना तो इनको भी चाहिए, लेकिन ये रखे नहीं गए। मॉडर्न क्या ऑब्जेक्शन? टेबल में भी नहीं है। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मास नंबर की बुनियाद पर तो बनाया ही नहीं गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आइसोटोप्स का क्या काम? ठीक है, सर आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है। जी बेटा बोले। सर जब आइसोटोप्स को पता ही नहीं था तो ऑब्जेक्शन कैसे किया? ऑब्जेक्शन तो हम बाद में बेटा पैदा करते हैं ना, जबरदस्ती पैदा किया भाई हमारा। तो सर ये ऑब्जेक्शन कब आए थे, मतलब ये कौन से ईयर ऑब्जेक्शन में? ये ऑब्जेक्शन जब सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताब लिखी जा रही थी बेटा, तब आए थे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन ट्रू नहीं है, क्योंकि उसके पीरियोडिक टेबल पे ये ऑब्जेक्शन आया ही नहीं था, क्योंकि आइसोटोप की नॉलेज ही नहीं थी उस वक्त। और जिस वक्त आइसोटोप की तो नॉलेज, यानी सर अगर हम, हाँ बोलो बोलो। हाँ बोले बोले, आप बोले। और जिस वक्त आइसोटोप की नॉलेज आई है ना बेटा, उस वक्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ चुका था, तो मेंडलीफ को तो मतलब भूल भी चुके थे जमाने भर पहले। आइसोटोप की डिस्कवरी पता है कब की है? आइसोटोप की डिस्कवरी 1940s के बाद की है, यानी इसके पीरियोडिक टेबल देने के कुछ 70 साल बाद आइसोटोप्स डिस्कवर हुए, और तब तक तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ चुका था। ठीक है, यस सर। ओके आगे चल रहे हैं। सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, इसको मैं डायरेक्ट अभी पीरियोडिक टेबल पे लेकर चला जाता हूँ, तो फिर आप लोगों को बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगी चीज। अब हम चलते हैं जरा पीरियोडिक टेबल देखते हैं कि इन साहब का, महाशय का पीरियोडिक टेबल था कैसा। ये लीजिए बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सबको, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये स्क्रीन क्लियर ना हो। ये देखिए बेटा, ये है मेंडलीफ साहब का पीरियोडिक टेबल। अब आप देख सकते हो, इसके अंदर सबसे पहले सेलियन फीचर्स भी मैं साथ साथ चीजें डिस्कस करता हुआ चलूंगा। यहाँ पे मैं ब्लैक ले लूँ। देखो इसके अंदर जो टोटल हमारे पास हॉरिजॉन्टल रॉज हैं वो कितनी है? 12 हैं, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया है एटॉमिक मास की बुनियाद पर, ठीक है। अब जरा एक चीज पर आप खुद ध्यान दीजिए, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें कोई रेगुलर इंटरवल नहीं था। अब जरा गौर करो, बोरॉन से कार्बन के दरमियान डिफरेंस है 1 का, कार्बन से नाइट्रोजन के दरमियान डिफरेंस है 2 का, फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के दरमियान 2 है, और ऑक्सीजन से फ्लोरीन के दरमियान 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या ये डिफरेंस कहीं भी सेम हो रहा है क्या? वो जो रेगुलर इंटरवल वाली बात थी वो तो आप अगर उस हिसाब से देखेंगे, उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो गलत नजर आ रही, ठीक है। दूसरी बात,
जो यहाँ पर इसने कहा खाली जगह छोड़ी थी इसने एलिमेंट्स के हवाले से, अपने पीरियोडिक टेबल में इसने बहुत सी जगह पर, यहाँ देखो यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है, ये खाली जगह छोड़ी, ये खाली जगह छोड़ी है, इधर खाली जगह छोड़ी है, इसने बहुत सी जगह पर जो है ना एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी थी। अच्छा, कुछ के बारे में इसने प्रिडिक्शन दे दी थी कि यार ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, और कुछ के बारे में इसने कोई खास प्रिडिक्शन नहीं दी थी। इसने कहा था यार हो सकता है यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स आ जाएं। तो कुछ ऐसा भी हुआ है कुछ कुछ जगहों पर कि वहां पर आइसोटोप्स आए हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के उन जगहों पर आइसोटोप्स आए। लेकिन वो जो 4 एलिमेंट्स मैंने बताए वो 4 तो 100% एलिमेंट्स थे, और वो 4 की डिस्कवरी मंडलीफ की प्रिडिक्शन के बाद। क्लियर है बेटा? आइसोटोप्स कौन से एलिमेंट्स के हैं? आइसोटोप्स बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स के होते हैं, मतलब मैं यहाँ पर अभी आपको तादाद नहीं बता सकता कि कितने के हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने मुझे खुद भी याद नहीं है कि कितने एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। लाइक 118 में से मोर देन 80% एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स की तादाद भी एलिमेंट्स की अलग अलग होती है। किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 10 भी होते हैं, किसी के 3 भी होते हैं, किसी के 4 भी होते हैं। इस तरीके से अलग अलग तादाद भी है, तो वो एग्जैक्टली याद कर पाना ज़रा मुश्किल रहता है, मुझे भी सही याद नहीं है। सर ये एक बार पहला वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाला। बेटा मैंने इस पॉइंट में ये बात कही है कि ये जो इंटरवल जो बात हो रही थी, हमने कहा था ना रेगुलर इंटरवल के बाद वो एलिमेंट्स जो है वो रिपीट होंगे, तो रेगुलर इंटरवल तो नहीं है ना। देखो बोरॉन और कार्बन में मास का डिफरेंस है 1, कार्बन और नाइट्रोजन में मास का डिफरेंस है 2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मास का डिफरेंस है 2, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन में मास का डिफरेंस है 3। तो ये जो मास का डिफरेंस है ये रेगुलर तो है नहीं, ये तो इर्रेगुलर है, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो बेसिकली रेगुलर इंटरवल का मतलब ये लेकिन सर नहीं था जी। इनके एटॉमिक नंबर में तो रेगुलर इंटरवल आ रहे, एक एक का ही फासला था, बेटा लिथियम में, बेरिलियम में, बोरॉन में। पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक मास की बुनियाद पे बनाया गया ना बेटा, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे थोड़ी बनाया गया। ये वाला मेंडलीव का, इसने याद रखो, इसने पीरियोडिक टेबल दिया है 1869 में, और 1913 में डिस्कवर हुआ है एटॉमिक नंबर बाय हेनरी मोजले। उस वक्त एटॉमिक नंबर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारी बुक के हिसाब से तो प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर हुआ 1886 में। तो यहाँ बेरिलियम का वो गलत लिखा है ना एटॉमिक मास। हाँ, ये 94 नहीं है, ये बेसिकली 9 है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब जो बात मैं असल में जो पीरियोडिक टेबल जो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ कि वो सिमिलर एलिमेंट और डिसिमिलर एलिमेंट बताने के लिए, सिमिलर एलिमेंट प्लेस इन सेम ग्रुप एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस इन सेम ग्रुप एंड सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो वो यहाँ देख लीजिए ज़रा, ये हाइड्रोजन, लिथियम, ये और ये 5 एलिमेंट्स, और ये भी, ये 5 एलिमेंट्स तो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। 6 एलिमेंट्स, बल्कि हाइड्रोजन को मैंने क्यों शामिल कर दिया। हाँ भाई, ये 5 एलिमेंट्स तो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, एक दूसरे से मैच भी करते हैं, लेकिन ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर और नीचे गोल्ड होगा, ये रहा गोल्ड, ये गोल्ड, ये तो सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं रखते भैया। मतलब कॉपर, सिल्वर और नीचे आ रहा है गोल्ड, ये तीनों आपस में मैच करते हैं, लेकिन ये तीनों इन 5 से मैच नहीं करते। ये पांचों आपस में मैच करते हैं, लेकिन ये पांचों इन 3 से मैच नहीं करते। ये जो 5 हैं, इन 5 को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ये क्या है? ये है अल्कली मेटल्स। और ये जो 3 हैं, इनको कहा जाता है कॉइनेज मेटल्स। इनसे सिक्के बनाए जाते हैं, इनको कहा जाता है कॉइनेज मेटल्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में तो कतई एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होती, कतई तौर पर। तो ये डिसिमिलर एलिमेंट्स से जिसको उठाकर इसने एक ही ग्रुप में रख दिया था। इसी तरीके से जो केमिकली सिमिलर एलिमेंट थे
उनको उठाकर इसने अलग अलग ग्रुप में रखा। जैसे कि ये एलिमेंट देख रहे हो बेरियम सर जी। सर अल्कली से मुराद अल्कली का मतलब होता है बेटा एश ऑफ प्लांट्स। अल्कली कहते हैं एश ऑफ प्लांट्स। ठीक है। जी सर। अच्छा कहीं पीबी लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या? देखो जरा ग्रुप 4 में देखो, ये रहा। मैं सारी बाकी जितनी ड्राइंग्स हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी, अब देखो जरा, ये एक एलिमेंट था बेरियम और ये एक एलिमेंट है लेड। ये आपस में काफी ज्यादा केमिकली सिमिलर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में बहुत ज्यादा मैच करती हैं, लेकिन इन दोनों को उठाकर इसने अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया। तो ये एक और इशू था इसके ऊपर। उसके अलावा कहीं कहीं इसने अपनी बात से खुद इनकार भी किया है। जैसे कि इसने ऐसा एलिमेंट जो मास में हल्का था उसको इसने पहले रख दिया और जो मास में भारी था उसको इसने बाद में रख दिया। वो भी दिखा देता हूँ, देखो इधर टेलुरियम और आयोडीन में ये हरकत हुई है। आयोडीन का मास होता है 126.5 और टेलुरियम का मास होता है 127.2। उसूली तौर पे टेलुरियम को बाद में आना था, आयोडीन को पहले आना था, लेकिन इसने टेलुरियम पहले रख दिया, आयोडीन बाद में रख दिया। क्योंकि उस वक्त जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि इस बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका सही एटॉमिक मास पता भी नहीं था, तो ये भी एक वजह थी इसकी इस गलती की। दूसरी बात, अब यहाँ देखो कोबाल्ट और निकल में भी यही हुआ। निकल का मास होता है 58.6 और कोबाल्ट का मास होता है 59 पॉइंट शायद 1 या 2 इस तरीके से होता है। अब उसूली तौर पे कोबाल्ट को बाद में आना था, निकल को पहले आना था। इसने कोबाल्ट पहले रख दिया, निकल बाद में रख दिया, क्योंकि उस वक्त दोनों का मास 59 लिया जाता था। क्लियर? यस सर। तो सर इसमें Yes, इसकी sir. क्या गलती? इसमें इसकी गलती ये है कि इसको सही एटॉमिक मास निकालना चाहिए था ना रखने से पहले। अच्छा। और कोई सवाल बेटा? नो सर तो सर। ये बहुत सारी गलतियां तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में भी है, बिल्कुल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं है उसमें गलती? उसमें भी गलतियां हैं। सबसे पहली गलती यही है कि हाइड्रोजन की जगह ही नहीं है पीरियोडिक टेबल में, या ये कह लें कि हाइड्रोजन की इज्जत ही नहीं है पीरियोडिक टेबल में। तो सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी बने हुए 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसके सही। बावजूद भी किसी ने ज़्यादा मजीद एडवांस पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं बनाया अभी तक? बेटा पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका अब तक जितना भी जो भी अभी आपके सामने है वो सबसे अपनी बेहतरीन हालत में है। और पीरियोडिक टेबल में जेन्युइनली चेंजेस आए हैं और आते रहे हैं वक्त के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि 1919 में जो पब्लिश हुआ था वही आज 2020 तक आप पढ़ रहे हैं। मतलब इतनी गैरत तो पाकिस्तान के करिकुलम डेवलपमेंट बोर्ड को भी है कि उन्होंने 100 साल में चेंज पीरियोडिक टेबल डाला है। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल वही है जो आपके दादा ने भी पढ़ा था, और अगर आप तमीज़ से पढ़ लें तो आपके पोते भी पढ़ सकते हैं और आपके ट्यूशन के पैसे भी बच जाएंगे। ये आपको सोचने की ज़रूरत है इस बारे में। खैर मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि पीरियोडिक टेबल में बेटा वक्त के साथ चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं और पीरियोडिक टेबल एडवांस हुआ है। अभी भी रिसेंटली भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ चेंजेस डाले गए हैं, आए हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, और वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ नीचे की तरफ आए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब दिखाऊंगा तो तुम्हें नज़र आ जाएगा। तो वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, वो भी पीरियोडिक टेबल में नए डिस्कवर हुए हैं, तो वो भी आए हैं कुछ। तो गलतियाँ ऐसा नहीं है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं है, या 100% ऑथेंटिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि बेटा 118 120 एलिमेंट्स हैं। इन 118 120 एलिमेंट्स जो अलग अलग नस्ल के एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को एक साथ प्रॉपर्टीज़ और मुख्तलिफ चीज़ों के हिसाब से अरेंज करना, ये एक बड़ा अजियतनाक काम है, बहुत अजियतनाक काम है अगर आप इसको सोचें तो। ठीक है, ओके सर। और कोई सवाल बेटा किसी का? सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की जगह है या नहीं है?
नहीं बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया गया है, और एटॉमिक नंबर में आइसोटोप्स का क्या काम है? एटॉमिक आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट ही रहता है ना। और कोई सवाल? सर ये जो इसने कहा था कि एलिमेंट्स पीरियोडिकली प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे, तो वो कहाँ हो रहा है? सबसे पहले तो बेटा वेरी वेलकम आपको क्लास में। दूसरी बात ये कि पीरियोडिकली प्रॉपर्टीज रिपीट करने का जो मकसद है बेटा, वो ये है कि ये लिथियम के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी सोडियम में। अब लिथियम के बाद प्रॉपर्टी कहाँ रिपीट हो रही है बेटा? सोडियम में रिपीट हो रही है। अब ये पीरियोडिक का मतलब यहाँ पर ये है वक्फे के बाद, ठीक है। ये आपके पाकिस्तानी या इंडियन ड्रामे की तरह नहीं है कि जब वक्फा होगा तो वो एग्जैक्टली 2.5 मिनट का होगा। ये वक्फा है जो एलिमेंट्स के दरमियान है। इसने ये बात कही है, सोडियम के बाद ये जो अगला रिपीटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो 39 एटॉमिक मास पर आएगी, यानी कि पोटेशियम। क्लियर? ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है ना? जी 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 जी, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स भी हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ये यटरबियम है, ये यूरोपियम है, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स इसने बीच बीच में रखे हुए हैं जो केमिकली अपने बाकी एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे। और कोई सवाल बेटा? सर अगर हम बोलो आमना। सर जो आपने इसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दिखाई थी, वो अगर हम यहीं से याद कर लें अपने इंटर के लिए। बेटा यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉइंट्स में बात की है। असल में इंटर में आपको जवाब देना पड़ता है, एग्जाम्पल्स देकर बतानी पड़ती है। और एप्टीट्यूड में तो आपको शॉर्ट में आया हुआ है ना वो सवाल। अगर शॉर्ट में आया तो आप शॉर्ट करके तो उसे लिख सकते हैं, शॉर्ट की इशू नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, तो लॉन्ग के लिए आपको फिर उसकी एग्जांपल्स भी देनी पड़ेगी कि क्या डिफरेंस, मतलब क्या डिस्क्रिपेंसीज या क्या एडवांटेजेस हैं। ओके सर। और बुशरा आप भी कुछ कह रही थी? सर मैं ये कह रही थी, अगर हम दूसरी बुक्स लें, यानी दूसरे ममालिक की बुक्स लें, तो क्या उनमें भी ऐसे ही पीरियोडिक टेबल मिलेगा जैसा हम पढ़ रहे हैं, या उसमें चेंजेस ज्यादा होंगी? मतलब मॉडर्न या मेंडलीफ? मॉडर्न। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा यकीनी तौर पर देखो, बात यह है 100 की सीधी एक बात कि जहाँ पर करिकुलम बोर्ड जिन ममालिक में अपडेट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को ग्रेजुअली वक्त के साथ, वहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादा मॉडर्नाइज मिलेंगी, ज़्यादा बेहतर अंदाज में मिलेंगी। पीरियोडिक टेबल की शक्ल और सूरत यही है, एलिमेंट्स की बेसिक जो प्लेसमेंट है वो भी यही है। बस उनमें ये होगा कि उनमें आखिर के कुछ एलिमेंट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे जो अभी रिसेंट टाइम्स में डिस्कवर हुए हैं। और आपके वाले में तो मतलब 1998 में कहा था कि किताब में सेकेंडरी की ये गलतियां हैं, आप टीचर्स इस साल पढ़ा दें, हम अगले साल के एडिशन में सही कर देंगे। वो अगले साल का एडिशन आज तक नहीं आया है, नोटिफिकेशन 1998 में आया था। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे हालात में क्या करेंगे? मैं तभी तो कहता हूँ कि बेटा दिल लगा के पढ़ो, अपनी औलाद को, अपने पोतों को भी पढ़ा सकते हो, कोर्स चेंज नहीं होगा। दुनिया क्वार्क्स पे पहुंच गई है, हम आज तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही दफन नहीं कर पाए मट्टी के नीचे, क्या करें? और कोई सवाल बेटा? बेटा और कोई सवाल किसी का? नो सर। चले नो सर। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट क्लास से ज़रा कोशिश कीजिएगा कि टाइम पर आ जाएं, और नेक्स्ट क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि